Welcome, Dr. Anil. Welcome to this 1 lakh Lives Impact series by Zenon Kolavils Cancer on the day of World Cancer Day. I am Dimple Parmar, founder of Zenon Kolavils Cancer and your today's host. So आज वर्ल्ड कैंसर डे के दिन मुझे बहुत खुशी हो रही है डॉक्टर अनिल को इनवाइट करते हुए। डॉक्टर अनिल रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। वर्ल्ड कैंसर डे हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है और हम लोग कैंसर के बारे में अवेयरनेस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, रिकवरी के बारे में बात करते हैं ताकि हम लोग कैंसर को जड़ से हील कर सकते हैं। So, Dr. Anil Takwani ji, he's a distinguished radiation oncologist with 30 years of experience. He gained experience from prestigious institutions like AIIMS, New Delhi, and Army Hospital, PG. He's also a member of Medical Council of India, MCI, Delhi Medical Council, DMC, and Association of Radiation Oncologists in India. He is a visionary leader within the oncology community, actively engaged in research and clinical trials to enhance treatment efficacy for patients. We are very proud to have you with us, Dr. Anil. And आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वर्ल्ड कैंसर डे के ऊपर आप जो टॉपिक है रेडिएशन थेरेपी, प्रोसीजर, साइड इफेक्ट्स मैनेजमेंट एंड कैसे पेशेंट्स खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं उसके लिए, उसके साइड इफेक्ट्स, उसके बारे में और जानना आप शेयर करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। एंड इफ पॉसिबल हम सेशन हिंदी में करना चाहेंगे ताकि ज्यादातर लोगों से समझ सकें। थैंक यू। Thank you for such a nice introduction. And Ms. Parmar, as you told, like I'm a radiation oncologist. And basically, देखिए जो oncology जो cancer है, उसका treatment we can treat the patient with the 3 modalities. The first and foremost modality is radiation. The second is a medical oncology, and the third will be the surgical oncology. So surgical oncology and the medical oncology part will be discussed with some other person or some other time we'll discuss. But today I'm here to discuss the radiation oncology. अब जैसे radiation है, radiation भी काफी तरह से जैसे first of all we'll discuss the evolution of radiation. Evolution of radiation जब पहले शुरू में आज से 10 साल पहले 15 साल पहले radiation was given with the help of the live radioactive isotope in a form of cobalt machine. Okay, उसके side effects बहुत होते थे। फिर gradually हमने researches की, we progressed and our treatment become more targeted with the help of the linear accelerators. Then came the tomotherapy, then came the cyber knife, proton therapy. तो इस तरह से ये आगे चलता गया और हम लोग और ज्यादा टारगेटेड होते गए, मोर एक्यूरेट होते रहे, कम साइड इफेक्ट्स होते रहे। तो अभी आज के इस टॉक में यही बताना चाहूंगा, जैसे ये लीनियर एक्सेलरेटर हो गया, टोमोथेरेपी, साइबर नाइफ, प्रोटॉन थेरेपी, ये सबकी एक्यूरेसी बहुत हाई है। सबके इंडिकेशन अलग अलग रहते हैं। जैसे कि जहां पर लीनियर एक्सेलरेटर काम करेगा वहां पर प्रोटॉन ना यूज करें तो बेटर है, क्योंकि वही काम हो जाएगा जैसे कि जहां पर सुई का काम होता है तलवार का काम करना। तो इसीलिए सबके इंडिकेशन अलग अलग होते हैं। जब भी जरूरत हो इन सब चीजों की, जो पेशेंट्स हैं वो अपने कंसर्न रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट से डिस्कस करें, सो दैट वो उनको गाइड करें। अब रही बात रेडिएशन की, लोगों को बहुत मतलब मिसकंसेप्शंस है और वो डरते हैं कि रेडिएशन अगर लगाएंगे तो आदमी जल जाएगा। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता। दिस वाज अबाउट द एरा ऑफ कोबाल्ट, जबकि हम रेडिएशन छोटे एरिया में हमें देना होता था, वो बहुत बड़े एरिया में जाता था और उसमें काफी साइड इफेक्ट्स आ जाते थे। साइड इफेक्ट्स अगेन विल डिपेंड अपॉन कि कहाँ पर रेडिएशन हो रहा है। तो आज की डेट में जब हम लीनियर एक्सेलरेटर पर आ गए, उसमें हम डायरेक्ट रेडिएशन नहीं देते हैं, हम लोग पहले सिमुलेट करते हैं। सिमुलेट मतलब हम लोग एक्ट करते हैं, हम लोग ना आर्टिफिशियल बीम्स पहले फेंकते हैं एंड देन वी कैलकुलेट द डोज कि ट्यूमर पे डोज कितना जा रहा है, आसपास के ऑर्गन्स, लाइक मेरा एक किडनी का ट्यूमर है तो पहले ट्यूमर पे डोज कितना जाना है। हमारा मेन एम होता है ट्यूमर मैक्सिमम डोज देना और जो आसपास के एरिया है उसमें मिनिमम डोज देना। अब जैसे किडनी ही है, किडनी अगर है तो उसमें इंटेस्टाइन पे भी डोज जाएगी, किडनी पे भी डोज जाएगी, लिवर पे भी डोज जाएगी और बोन्स पे भी डोज जाएगी, स्किन पे भी डोज जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम पहले आर्टिफिशियल वीम्स डालते हैं, उसके साथ हम कैलकुलेट करते हैं कि आसपास के एरिया में कितना डोज जा रहा है। हम 6 प्लान बनाते हैं, हम वही प्लान अप्रूव करते हैं जिसमें कि आसपास के एरिया में कम डोज जा रहा है और ट्यूमर पे मैक्सिमम डोज जाता है। तो सारी चीजें कैलकुलेटेड होती हैं, गलती होने का कोई चांस ही नहीं होता है इसमें, क्योंकि सारी चीजें कंप्यूटराइज्ड है, हमारी लेटेस्ट गैजेट्स हैं। तो इस तरह से बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। फिर भी कभी कभार क्या होता है कि हमारा ट्यूमर बिल्कुल ऑर्गन के ऊपर बैठा हुआ है, तब हम थोड़ा ध्यान रखते हैं। ऐसे केसेस में फिर हमारा साइबर नाइफ
फिर टोमोथेरेपी, फिर प्रोटॉन थेरेपी, जो कि सपना नांगिया मैम अभी डिस्कस करेंगी इसके बारे में, प्रोटॉन थेरेपी के बारे में, तो उसका भी यूज होता है। पर जैसे मैंने बताया 90% ऑफ द ट्रीटमेंट कैन बी टेकन केयर विद द हेल्प ऑफ द लीनियर एक्सेलरेटर। अब जैसे कि साइड इफेक्ट्स में और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, जैसे कि अब हमारा ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन में अगर ट्यूमर है तो हम ट्यूमर पे ही रेडिएशन देंगे, पर उसके साथ साथ आसपास के एरिया में भी हल्का फुल्का रेडिएशन जाता है, जो कि आजकल के लेटेस्ट गैजेट से बिल्कुल मिनिमाइज होता है। और जब हम रेडिएशन देते हैं ब्रेन में, तो क्या होता है, ब्रेन का सीएसएफ प्रेशर हमारा एक होता है वो बढ़ता है, तो उसमें कभी कभी पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। तो जैसे मैंने बताया ना कि जैसे जहां जिस जिस ऑर्गन पे हम रेडिएशन देंगे, उस ऑर्गन स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स होते हैं, और वो लोकलाइज साइड इफेक्ट्स होते हैं, सिस्टेमिक बहुत कम होते हैं। जैसे फटीग हो जाना, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाना, लॉस ऑफ टेस्ट हो जाना, ये कुछ जनरलाइज साइड इफेक्ट्स है, बट ये सारे टेम्पररी होते हैं। ये कुछ दिनों बाद ये जैसे ट्रीटमेंट खत्म होता है, ये साइड इफेक्ट्स भी ठीक हो जाते हैं। थैंक यू डॉक्टर फॉर शेयरिंग दिस। एक क्वेश्चन है कि जो सीए टंग होता है उसमें जब रेडिएशन करते हैं तो काफी हार्मफुल उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, सलाइवा और स्पीच और दूसरी चीजों से लेकर के, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले सीए टंग एक बहुत खराब डिजीज होता है। उसमें खराब है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसकी ब्लड सप्लाई और लिम्फेटिक सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। और उसमें क्या होता है, ट्यूमर सेल्स हमारे ब्लड और लिम्फेटिक से ही ट्रेवल करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही टंग डायग्नोसिस होता है, उसमें हमारे ना लोकल लिम्फ नोड्स होते हैं नेक पर, जिसको सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं, वो हाई रिस्क पर रहते हैं इन्वॉल्व होने के। तो हम जब रेडिएशन देते हैं तो हम सिर्फ टंग को ही रेडिएशन नहीं देंगे, इसके अलावा जो ड्रेनिंग एरियाज होते हैं उसमें भी रेडिएशन देते हैं। तो हम जब टंग में कैंसर होता है तो उसका यूजुअली जो एंटीरियर टंग होता है उसमें पहले सर्जरी करते हैं, फिर हम पोस्ट ऑप रेडियोथेरेपी देते हैं। तो उसमें पूरा नेक वगैरह सारा कुछ कवर करते हैं। इसमें कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे आपने बताया मुंह सूखना। मुंह इसलिए सूखता है बिकॉज हमारे यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं जो कि रेडिएशन से इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारा जीरोस्टोमिया, इसको टेक्निकली जीरोस्टोमिया बोलते हैं, हमारा मुंह सूखता है। पर अब जैसे मैंने बताया, ये हम बात कर रहे हैं कोबाल्ट एरा की। आज की डेट में जब हम लीनियर एक्सेलरेटर्स यूज करते हैं, हम लोग प्लानिंग में पहले ही देख लेते हैं हमारा पैरोटिड का जैसे टॉलरेंस होता है रेडिएशन का 26 ग्रे, तो हम लोग कोशिश करते हैं रेडिएशन 26 ग्रे से ऊपर नहीं जाएगा, और फिर हमारा मुंह सूखने के कम चांसेस रहते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, जो टंग का ट्यूमर होता है वो पैरोटिड्स को भी इन्वॉल्व कर रहा होता है, तो हमें ना चाहते हुए भी पैरोटिड को इन्वॉल्व करना पड़ता है, और इससे मुंह सूखता है। क्योंकि अगर हम पैरोटिड को छोड़ेंगे तो रिकरेंस ऑफ डिजीज होगा, दैट में टेक द लाइफ ऑफ द पेशेंट। तो हम लोग ऐसे केसेस में उसको इन्वॉल्व कर लेते हैं। बट उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर जीरोस्टोमिया होता है, आजकल हमारे पास नई दवाइयां हैं जैसे पाइलोकार्पिन वगैरह, जो कि कोलिनर्जिक मेडिसिन होती है, और वो हमारा सलाइवा और सिक्रीट कराती है, और ऑपोजिट जो पैरोटिड ग्लैंड है उसको एक्टिव रखती है। इसके अलावा आर्टिफिशियल सलाइवाज आजकल आ रहे हैं, वो हम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो कि रेडिएशन इंड्यूस फाइब्रोसिस को कम करते हैं। कुछ रिफाइंड वाइट फॉर्म ऑफ वाइटामिन होते हैं, तो उनको भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा जो मुंह सूखना होता है, इसके अलावा एक म्यूकोसाइटिस भी बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ओरल म्यूकोसा। ये एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट रहता है, पेशेंट को मुंह में जलन होती है, कुछ भी खाता है और वो खा नहीं पाता है। तो आजकल और इसके अलावा निगलने की मसल्स भी इन्वॉल्व होती हैं। पर सबको हम लोग डोज कैलकुलेट कर लेते हैं, और हम लोग मिनिमाइज करते हैं डोज, ताकि मिनिमम रेडिएशन का डोज इन सब ऑर्गन्स पे पहुंचे और मैक्सिमम टंग को पहुंचे। तो ओरल म्यूकोसाइटिस के भी बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं आजकल, और अगर सारे ट्रीटमेंट दें तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है, जो कोबाल्ट एरा में होती थी। और होती भी है तो हमारे पास इतनी मेडिसिन हैं, हम लोग पूरी तरह से वो मेडिसिन देते हैं और पेशेंट को एसिम्प्टोमेटिक बना के रखते हैं, और पेशेंट को बहुत ज्यादा नहीं वो होता है। इसके अलावा कुछ चेंज ऑफ टेस्ट भी हो जाता है, निगलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। 100 पेशेंट को अगर ट्रीट करते हैं, उसमें से 10 से 15-20% पेशेंट को इतनी प्रॉब्लम होती है कि थोड़ा निगलने में दर्द होता है, तो उसमें हम लोग लोकल एनेस्थेटिक यूज करते हैं। इसके अलावा हम राइल्स ट्यूब फीडिंग यूज करते हैं, वो सिर्फ ड्यूरिंग रेडियोथेरेपी होता है। पर उसके बाद इमीडिएटली एवरीथिंग ग्रेजुअली, आई मीन एवरीथिंग गोज अवे, एंड पेशेंट अपना धीरे धीरे रूटीन नॉर्मल लाइफ अपनी लीड करने लगता है। थैंक यू डॉक्टर। से काफी ज्यादा एक फियर रहता है कि जल रहा है अंदर कुछ, तो उसके साइड इफेक्ट्स कितने ज्यादा होंगे, बट कंफर्टिंग है कि काफी सारी चीजें जो हम कर सकते हैं उसको मैनेज करने के लिए। एंड एक क्वेश्चन है कि सलाइवा अगर ज्यादा बन रहा होता है, हमेशा कम सलाइवा की प्रॉब्लम आती है, बट अगर ज्यादा बन रहा है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है, इसका एक सीक्वेंस होता है। व्हेन पेशेंट कम्स टू अस विद द डिजीज, जब पेशेंट डिजीज के साथ आता है तो उसको सलाइवा बहुत ज्यादा बनता है। इट इज बिकॉज ऑफ द पेन, इन्फेक्शन, हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड्स एंड सम अदर सलाइवरी ग्लैंड्स। तो उसमें ज्यादा बन रहा होता है। और अगर सलाइवा ज्यादा बनता है तो वो क्या होता है, जब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो स्लाइमी सलाइवा होता है, स्टिकी सलाइवा होता है। पेशेंट को बार बार गले में फंसता है वो, और बार बार वो थूकता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल सलाइन लेते हैं और उसमें सोडा बाइकार्ब हो गया, कुछ एंटीबायोटिक्स हो गए, ये सारा मिक्स करके हम उसको गार्गल बना के देते हैं। और वो गार्गल लेता है, उससे इस तरह की प्रॉब्लम में काफी आराम आ जाता है। और ग्रेजुअली फिर हम रेडिएशन स्टार्ट करते हैं। तो शुरू के फर्स्ट फर्स्ट 1/4 ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ रेडिएशन में बढ़ता है सलाइवा, और फिर ग्रेजुअली वो कम हो जाता है सलाइवा बनना, और फिर सारा चीजों में आराम आ जाता है इसमें। Yes, understood. Thank you. There's a question. रेडिएशन थेरेपी के काफी डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं। काफी पेशेंट्स के लिए ये मशीन्स काफी न्यू होती है। खुद को मेंटली कैसे प्रिपेयर करें रेडिएशन थेरेपी के लिए, और उन्हें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले, क्योंकि जब अचानक से वो मशीन में जाते हैं तो बहुत स्केरी लगता है कि क्या होगा हमारे साथ में। सो प्रोसीजर कितने टाइप के होते हैं और खुद को प्रिपेयर कैसे करें ट्रीटमेंट के लिए? सर्जरी कराइए चाहे कीमोथेरेपी दीजिए, रेडिएशन का इतना अच्छा रोल होता है कि उसमें रिकरेंस के चांस, अगर किसी पेशेंट में पोस्ट सर्जरी एंड पोस्ट कीमोथेरेपी अगर रिकरेंस के चांसेस 70% है, तो रेडिएशन देने से वो रिड्यूस हो जाते हैं 10 to 20% तक। ये सबसे पहली चीज है। तो हम किसी भी हालत में रेडिएशन को स्किप नहीं करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आज की डेट में ऑर्गन प्रिजर्वेशन का जमाना है। ऑर्गन प्रिजर्वेशन मतलब काफी ऐसे कैंसर हैं, जगह जैसे कि एनल कैनाल कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, कैंसर ऑफ सर्विक्स, कैंसर और इस तरह के और भी है, लैरिंग्स, जिसमें कि हम ऑर्गन प्रिजर्व करते हैं। अब जैसे लैरिंग्स है, साउंड बॉक्स, उसका कैंसर होता है, अगर वो अर्ली स्टेज में है तो हम उसमें सर्जरी नहीं करते हैं, क्योंकि सर्जरी करेंगे तो आदमी की वॉइस चली जाएगी। तो उसमें हम ऑर्गन प्रिजर्वेशन करते हैं, जिसमें कीमो और रेडिएशन का कॉम्बिनेशन करते हैं, और वो बिना सर्जरी करके ही ठीक हो जाता है। ऐसे करके बहुत सारे कैंसर्स हैं जिनमें हम ऑर्गन प्रिजर्व कर सकते हैं। तो रेडिएशन का इतना अच्छा रोल। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा आपने मेरे से? कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं और मेंटली खुद को कैसे प्रिपेयर करें और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? देखिए, इसमें क्या होता है, रेडिएशन के भी 4-5 तरीके की टेक्निक्स होती हैं। ये शुरू होती है 2D, जो कि कोबाल्ट एरा में था। अब हम 3D कन्फॉर्मल रेडियोथेरेपी होती है, जो बेसिक वाली होती है। उसके बाद होता है इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी। उसमें हम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एक फील्ड में हम मॉड्यूलेट करते हैं, ताकि जहां पर ज्यादा की जरूरत हो इंटेंसिटी की, ज्यादा रेडिएशन जाए, जहां कम की जरूरत हो कम जाए। इसके अलावा इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी होती है। हम ट्रीटमेंट करने से पहले ही इमेज लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि ट्यूमर का साइज क्या है, और जो ट्यूमर पे हम रेडिएशन देना चाहते हैं बीम उधर ही जा रही है। तो इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी। इसके अलावा रैपिड आर्क रेडियोथेरेपी होती है। जो ट्रीटमेंट पहले 1-2 मिनट में होता था, वो आधे मिनट में हो जाता है। तो उसमें साइड इफेक्ट्स थोड़े से कम होते हैं, और जल्दी ट्रीटमेंट टाइम, मतलब पेशेंट खत्म हो जाता है वो ट्रीटमेंट टाइम। रही बात घबराने की जरूरत नहीं है। रेडिएशन का ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा आप सीटी स्कैन कराते हैं। उसमें कोई मशीन आपको हाथ नहीं लगाती है, सीधा दूर से रेडिएशन करती है, और इमीडिएट साइड इफेक्ट इसके कुछ नहीं होते हैं। जैसे सीटी स्कैन में करते हैं उसी तरह से, सीटी स्कैन में हमें पता नहीं चलता है हमारा हो गया, इसी तरह से रेडिएशन में भी पता नहीं चलता। हाँ, 10 से 15 फ्रैक्शन बाद थोड़े बहुत साइड इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं, बट सारे साइड इफेक्ट्स वो रिवर्सिबल होते हैं, कंट्रोलेबल होते हैं, इफ डन इन राइट हैंड्स। और घबराने की कोई जरूरत नहीं है उसमें। और मेरे ख्याल से तो जैसे एमआरआई मशीन में बहुत देर तक ट्रीटमेंट होता है, इसमें ऐसा भी नहीं होता है। इसमें एक्चुअल ट्रीटमेंट इज ओनली फॉर 1 to 2 minutes, दैट्स इट। उसके बाद आपको बाहर कर दिया जाता है। और मेरे हिसाब से उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी इस तरह के इमीडिएट साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं होते हैं रेडिएशन में। अंडरस्टूड, राइट। एंड कई बार रेडिएशन के साथ में ओरल कीमो चल रहा होता है, तो जैसे आई थिंक कोलोरेक्टल कैंसर में जिलोडा चाहता है रेडिएशन के साथ में। सो हाँ, पेशेंट्स कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जिलोडा के साइड इफेक्ट्स हैं या फिर रेडिएशन थेरेपी के साइड इफेक्ट्स हैं। तो देखिए, हाँ मैं इसके बारे में बताता हूँ। हम जो रेडियोथेरेपी के साथ कीमोथेरेपी देते हैं, वो हम लो डोज में देते हैं। और वो जो कीमोथेरेपी होती है ना, इट इज नॉट एक्टिंग एज साइटोटॉक्सिक, मतलब कैंसर सेल को किल नहीं कर रही होती है वो। उसका काम होता है कि
जब हम रेडिएशन कीमोथेरेपी देंगे तो वो ऑन्कोलॉजी कैंसर सेल को सेंसिटाइज करती है रेडिएशन को, मतलब कि जहां पर 100 ग्रे से इफेक्ट होना होगा वो 50 ग्रे से हो जाएगा। तो इट एक्ट्स एज अ रेडियो सेंसिटाइजर। हाँ, ऑफ कोर्स उसके भी अपने साइड इफेक्ट होते हैं और रेडिएशन के भी अपने साइड इफेक्ट रहते हैं। तो हम लोग इस तरह से कीमो चूज करते हैं ताकि जो रेडिएशन के साइड इफेक्ट होते हैं वो दोनों की मतलब ओवरलैप ना करें, डिफरेंट साइड इफेक्ट्स हो, ताकि इंटेंसिटी ऑफ साइड इफेक्ट्स इज मिनिमाइज्ड। अंडरस्टूड, राइट। थैंक यू डॉक्टर। रेडिएशन थेरेपी के बाद में कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे यूरिन में जलन होती है, मेमोरी लॉस हो जाता है, तो क्या किया जा सकता है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट कि हम इनको मैनेज कर सकते हैं? देखिए ऐसा है, जैसे यूरिन की बात की, जलन होती है, वो कभी कभी सीए यूरिनरी ब्लैडर में हम जब पेल्विस को ट्रीट करते हैं या सीए सर्विक्स में, तो उसमें सिस्टाइटिस होता है जिसकी वजह से ये सब होता है। पर हमें एक चीज का ध्यान रखना है, एक्सेसिव पानी पीना है, पानी खूब सारा पीना है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। कोई भी इन्फेक्शन वगैरह, फीवर वगैरह आ रहा है, डॉक्टर से कनेक्ट करना है ताकि हम लोगों को प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट मिल जाए। और हमें मतलब अवेयर रहना है सिम्टम्स के प्रति और अपने डॉक्टर से रेगुलर टच में रहना है, ताकि अगर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो तो ही गाइड। और जो दवाइयां आपको लिखी गई हैं ड्यूरिंग रेडिएशन आप उनको लीजिए। और तीसरी चीज है कि कोई भी रेडिएशन वाले एरिया में कुछ भी चीज नहीं लगानी है बिना आपने डॉक्टर से पूछे, वो नुकसान भी कर सकती है। तो जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है उससे जरूर डिस्कस करें, कोई भी ऑइंटमेंट वगैरह अपनी मर्जी से कुछ भी ना लगाएं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। रही बात, जैसे कि आपने बताया कि हमारा मतलब मेमोरी लॉस भी होती है, तो क्या होता है, सारे ट्रीटमेंट्स में मेमोरी लॉस नहीं होती है, ये सिर्फ ब्रेन ट्यूमर्स में रहती है। जब हम ब्रेन को रेडिएशन देते हैं तो कुछ ऑर्गन ब्रेन में होते हैं जिसके अगर साइड इफेक्ट, अगर रेडिएशन हो तो उसमें मेमोरी लॉस वगैरह हो सकता है। पर आज की डेट में मैंने बताया नहीं, जैसे कि 3D CRT, IMRT, इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी, हम लोग वो ऑर्गन ही प्रिजर्व कर लेते हैं, ऑर्गन को ही आउट ऑफ द मतलब नॉर्मल डोजेस, उस पे एक्सेसिव डोज जाते ही नहीं है। तो अब ये जो लॉस ऑफ मेमोरी हो गई है वो अब कल की बात हो गई है, अब इस तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता रेडिएशन देने में। अच्छा, ओके, अंडरस्टूड। एंड इसमें जैसे काफी सारे एडवांसमेंट हुए हैं अभी रेडिएशन ट्रीटमेंट में। सो जैसे आपने बताया कि प्रोटॉन थेरेपी के बारे में हम लोग डॉक्टर सपना के सेशन में बात करेंगे, पर उसके अलावा पेशेंट कई बार पूछते हैं कि इसमें भी अलग अलग ऑप्शन होते हैं, क्या हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन से टाइप का रेडिएशन करवाना है, या फिर कौन से टाइप ऑफ रेडिएशन थेरेपी बेस्ट है हमारे लिए? क्या ये चॉइसेस अवेलेबल होती है पेशेंट्स के पास में? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊं, अब कुछ जो बेसिक रेडियोथेरेपी होती है वो थोड़ा सा रेट, उसके प्राइसेस कम होते हैं, और जो जैसे कि 3D CRT, IMRT, पर जो इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी होती है, IGRT और रैपिड आर्क, ये थोड़ी महंगी होती हैं। पर किसी भी ट्यूमर में हम दोनों तरह के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द पॉकेट ऑफ द पेशेंट। फर्क ये रहता है कि एक्यूरेसी जो थोड़ा कम वाली है उसमें एक्यूरेसी थोड़ी कम रहती है, और जो अच्छी वाली है उसमें हम बार बार स्कैन लेते हैं देखने के लिए कि हम सही जगह कर रहे हैं कि नहीं। तो उसमें जो कॉस्ट बढ़ जाती है ट्रीटमेंट। पर जैसे कोई ओरल कैविटी का कोई ट्यूमर है, हम दोनों से कर सकते हैं, 3D से भी कर सकते हैं और इमेज गाइडेड से भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी का थोड़ा फर्क रहता है, थोड़े साइड इफेक्ट्स का फर्क रहता है। जो थोड़ी चीपर वाली होती है उसमें साइड इफेक्ट्स थोड़े ज्यादा आते हैं। पर हाँ, जैसे कि प्रोटॉन थेरेपी हो गई और टोमोथेरेपी हो गई, उसमें स्पेसिफिक इंडिकेशन होते हैं, क्योंकि ज्यादातर जैसे मैंने बताया 80 to 90% ऑफ द ट्रीटमेंट कैन बी डन बाय लीनियर एक्सेलरेटर, जो कि वेल इन द रेंज ऑफ पेशेंट्स पॉकेट। बट जब प्रोटॉन वगैरह में कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे ऑर्गन्स बहुत साइड में पड़े रहते हैं ट्यूमर के, जहां पर हम है ना डोज, जो नॉर्मल ऑर्गन पे डोज अचीव नहीं कर सकते जो हमें चाहिए होता है। ऐसे एरियाज में हमें प्रोटॉन की जरूरत पड़ती है, जैसे पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर हो गए और कुछ और भी ट्यूमर, पीडियाट्रिक ट्यूमर्स हो गए, जो कि डॉक्टर सपना नांगिया अपने आने वाले उसमें बताएंगी, वो शी इज एक्सपर्ट ऑफ दैट। तो पर मैंने जैसे बताया 90% द ट्यूमर्स कैन बी ट्रीटेड विद लीनियर एक्सेलरेटर्स। अंडरस्टूड डॉक्टर, थैंक यू। देयर इज अ क्वेश्चन, ब्रेस्ट रिमूवल के बाद रेडिएशन नेसेसरी है क्या स्टेज 2 ब्रेस्ट कैंसर के लिए? देखिए ऐसा है कि स्टेज 2 ब्रेस्ट कैंसर में ऑल डिपेंड्स, ठीक है। अगर साइज ऑफ द ट्यूमर इज लेस देन 4 सेंटीमीटर एंड एन इज 0, तो उसमें हमें रेडिएशन की जरूरत तब नहीं होती है जब हमने
पूरा ब्रेस्ट रिमूव किया हुआ है, क्योंकि सर्जरी भी दो तरह की होती है। एक होता है BCS, ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, जिसमें कि हम लंपेक्टमी करके विद एक्सिलरी डिसेक्शन करते हैं, और दूसरा होता है पूरा ब्रेस्ट रिमूव करके और एक्सिलरी डिसेक्शन करते हैं। जिसमें पूरा ब्रेस्ट रिमूव हुआ पड़ा है उसमें तो चांसेस होते हैं देनी है कि नहीं देनी है, वो साइज का क्राइटेरिया रहता है। बट अब जिसमें BCS किया हुआ है उसमें साइज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, और BCS अगर कंजर्वेटिव सर्जरी की है तो उसमें रेडिएशन लगना ही लगना होता है, अगर 4 सेंटीमीटर से ऊपर है ट्यूमर। Yes, 5 centimeter and 1 node positive. 5 सेंटीमीटर 1 नोड पॉजिटिव, 100% रेडिएशन इज टू बी गिवन, चाहे कंजर्वेशन करिए चाहे पूरा ब्रेस्ट रिमूव करिए। अच्छा, ओके, रोल है, सर्जरी भी होगी, रेडिएशन भी होगा एंड कीमोथेरेपी भी होगा। understood. Thank you. And palliative, different question. Palliative radiation therapy देना जरूरी होता है क्या? और हम लोग ये क्यों देते हैं? जी, देखिए ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और लोग यूजुअली कंफ्यूज रहते हैं कब हमें पैलिएटिव रेडिएशन देना है और कब नहीं देना है। देखिए जैसे कि अभी मेरे काफी पेशेंट्स थे जिनको पैलिएटिव में मैंने काफी आराम आया उनको। पैलिएशन का मतलब ये रहता है कि वी कैन नॉट क्योर, इट्स नॉट विद अ क्यूरेटिव इंटेंट, वी आर जस्ट गिविंग दिस रेडिएशन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द सिम्टम्स एंड मिनिमाइज द सिम्टम्स व्हाट आर बीइंग हैपनिंग विद द पेशेंट। अब जैसे कि पैलिएटिव में हम एज ए एनाल्जेसिक डोज भी दे सकते हैं, मतलब कि बहुत सीवियर पेन है, बोनी मेटास्टेसिस है, तब हम सिंगल फ्रैक्शन दे सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे लंग में बहुत बड़ा ट्यूमर बैठा हुआ है जो कि ब्रेथलेसनेस कर रहा है पेशेंट को, कीमो रेजिस्टेंट है सब कुछ, उसमें हम दे सकते हैं। कभी कभी CA सर्विक्स में क्या होता है कि ब्लीडिंग होती है, जो जिससे पेशेंट की डेथ हो सकती है, या CA पेनिस में ब्लीडिंग होती है, तो उसमें हम 8 ग्रे सिंगल फ्रैक्शन देके हीमोस्टैटिक डोज भी दे सकते हैं, और 5 फ्रैक्शंस डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट्स हेल्थ। तो पैलिएटिव रेडिएशन का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जितना कि रेडिकल इंटेंट से हम देते हैं रेडिएशन का। तो सब हमें चूज करना पड़ता है किस पेशेंट को हम पैलिएटिव इंटेंट से देंगे और किसको हम रेडिकल इंटेंट से देंगे। Understood. Thank you. And palliative radiation, क्योंकि palliative केयर का मतलब ही improving quality of life होता है, तो palliative radiation के साइड इफेक्ट्स कुछ होते हैं क्या, जो कि सबसे अच्छी बात होती है, पैलिएटिव रेडिएशन के कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। रेडिकल रेडिएशन के होता है, पैलिएटिव में इसलिए नहीं होता क्योंकि हम डोज ही बहुत कम देते हैं, 1 फ्रैक्शन देते हैं, 3 फ्रैक्शन या 5 फ्रैक्शन, तो उसमें रेडिएशन का साइड इफेक्ट नहीं होता, अच्छा ही अच्छा इफेक्ट होता है उसमें। जो भी इफेक्ट होगा इट विल बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पेशेंट। गॉट इट, राइट। एक क्वेश्चन ये आता है डॉक्टर हमेशा कि अगर मेरा रेडिएशन थेरेपी कंप्लीट हो गया है, जो कि बॉडी जितना मैक्सिमम रेडिएशन अलाउड है उतना हो गया है, लेकिन अगर कुछ साल बाद कैंसर दोबारा आ गया और फिर से रेडिएशन की जरूरत है या नहीं, या फिर क्या मेरी डोसेस पहले खत्म हो चुकी है, तो क्या मुझे फिर से रेडिएशन नहीं मिलेगा? हम्म। देखिए इसमें भी काफी स्टडीज हुई हैं, काफी ट्रायल्स हुए हैं, और ये कहा जाता है कि अगर 1 साल से पहले अगर रिकरेंस होता है तो हम लोग नहीं देते हैं रेडिएशन, क्योंकि उससे फिर टॉक्सिसिटी होती है, साइड इफेक्ट्स होते हैं और अच्छा इफेक्ट नहीं होता है। पर एक बार 1 साल क्रॉस हो जाता है तब हम डोज को थोड़ा मॉडिफाई करके, डोज को कम करके और री रेडिएशन कर सकते हैं। फिर भी it's not hard and fast. We have to examine the patient, we have to see the patient, we have to see the nearby organs which were involved, what doses were given to that normal organ. So बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम असेस करते हैं, उसके बाद ही डिसाइड करते हैं कि हमें री रेडिएशन देनी है कि नहीं। पर नो डाउट वी कैन गिव रेडिएशन आफ्टर 1 year ऑफ द प्रीवियस रेडिएशन। ओके, दिस इज हेल्पफुल, क्योंकि कई बार पेशेंट्स को लगता है कि हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए थैंक यू। एंड दिस अ क्वेश्चन, रेडिएशन थेरेपी दो मशीन्स, दो अलग हॉस्पिटल्स के दो अलग मशीन्स के बीच में सेम होती है, या फिर मशीन्स का भी फर्क होता है इसमें कि कौन, क्योंकि हमें हॉस्पिटल से कुछ पूछना चाहिए, क्या हमें कुछ क्वेश्चंस पूछने चाहिए हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले अबाउट द मशीन? बिल्कुल, आप लोगों को मशीन क्या है, कौन सी टेक्निक से वो रेडिएशन दे रहे हैं, ये सब कुछ पूछना चाहिए। और रही बात, जैसे कि आपने बताया, 2 हॉस्पिटल की बिल्कुल मशीन में अलग होती हैं, ब्रांड्स अलग होते हैं, उनकी टेक्निक्स अलग होती हैं, उनके इंस्ट्रूमेंट्स अलग होते हैं, और द अबव एंड सबसे बड़ी चीज है, डॉक्टर आपका अलग होता है। तो ये मशीन जो भी हो, अगर उसमें बैठने वाला डॉक्टर भी आपको देखना है, उससे डिस्कस कीजिए बैठ के सारा, क्या टेक्निक से दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। आपको जैसे मैंने बताया 4-5 तरह की टेक्निक्स होती हैं, सारी टेक्निक्स अलग होती हैं इसमें, और मशीन्स का भी फर्क रहता है, जिसमें कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे लेफ्ट साइडेड ब्रेस्ट कैंसर जो होते हैं,
प्रॉब्लम उनमें क्या आती है कि हमारा जो हार्ट भी लेफ्ट साइड में होता है, ब्रेस्ट के नीचे ही। हम जब रेडिएशन देते हैं ब्रेस्ट को तो वो हार्ट में भी जाता है, जो कि आने वाले लॉन्ग टर्म में आपका हार्ट फेल कर सकता है। तो इसमें हम स्पेशल टेक्निक हम करते हैं, हम फोर्टिस में स्पेशल टेक्निक करते हैं जिसको कि हम गेटिंग टेक्निक बोलते हैं। और वो गेटिंग टेक्निक से जो डोज हमारा हार्ट पर 15 ग्रे 20 ग्रे आता है, वो 3 से 4 ग्रे तक आ जाता है, लेस देन 7। और उससे साइड हार्ट को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो ये सारी टेक्निक्स आपको पूछनी चाहिए, अपने कंसल्टेंट से डिस्कस करनी चाहिए। और आप देखिए, बिकॉज अगर वो सेम ट्यूमर राइट साइड में है तो मैटर नहीं करता, फिर हमें कोई यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया ना, जहां पर सुई काम करती है जरूरी नहीं है तलवार उससे अच्छा काम करे। तो अगर वो राइट साइड में है तो वी डोंट नीड दैट गेटिंग टेक्निक, है ना। तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए और वो आपको बताएंगे कि कौन सी टेक्निक आपके लिए अच्छी है और किस टेक्निक से फायदा होगा। राइट, काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है डॉक्टर ये, क्योंकि हम अज्यूम करके चलते हैं कि सब जगह सेम ही होगा। सो उस मशीन के बारे में कभी क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, बट थैंक यू कि आपने इसको शेयर किया। एंड एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोमोथेरेपी एंड साइबर नाइफ? देखिए, ऐसा होता है कि टोमोथेरेपी एंड साइबर नाइफ दे आर अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड विच आर मोर एडवांस इन नेचर। तो साइबर नाइफ में जैसे है वो रोबोटिक आर्म होती है जिसमें कि फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स दे आर मोर, मूवमेंट उसकी मोर होती है। जैसे कि हमें एक ट्यूमर है स्पाइनल कॉर्ड के बराबर में पड़ा हुआ है, और अगर हम एंटीरियर या पोस्टीरियर से देंगे तो उसमें स्पाइनल कॉर्ड आएगा, पर वही अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम्स अलग अलग हो जाएंगी, वो डिफरेंट एंगल से वो रेडिएशन देगा, तो वो जो आसपास के ऑर्गन्स होते हैं उसमें कम डोज पहुंचेगी। तो कभी कभी जैसे लीनियर एक्सीलरेटर से हम डोज अचीव नहीं कर पाते हैं ट्यूमर को, तो उसमें हम साइबर नाइफ का इंडिकेशन देखते हैं। और अगेन, जैसे लीनियर एक्सीलरेटर में हम यूजुअली अगर एसबीआरटी नहीं कर रहे हैं, स्टैंडर्ड वो कर रहे हैं, तो यूजुअली हम 5 से 6 हफ्ते तक रेडिएशन देते हैं। पर जो साइबर नाइफ हो गया वो हाई डोज पर फ्रैक्शन होता है, तो वो कम फ्रैक्शंस में भी दे सकते हैं। इसी तरह से जो टोमोथेरेपी होती है उसमें क्या करते हैं, ट्यूमर को हम स्लाइस बाय स्लाइस ट्रीट करते हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग द ट्रीटमेंट एज अ होल, स्लाइस बाय स्लाइस ट्रीट करते हैं। और वो उसका भी यही इंडिकेशन होता है, वो ऐसे ट्यूमर्स में काम आती है जो कि क्रिटिकल ऑर्गन्स के पास में पड़े हुए हैं। क्रिटिकल ऑर्गन मतलब जिन ऑर्गन्स को हम डोज ज्यादा नहीं देना चाहते हैं, ट्यूमर पास पड़ा हुआ है, तो कैसे बचाएं, हम ट्यूमर को मैक्सिमम डोज देंगे और ऑर्गन को कम देंगे। तो वो साइबर नाइफ और टोमोथेरेपी से हम अचीव कर सकते हैं। Thank you. Very helpful understanding, doctor. Thank you. There's a question from Deepti. If radiation is given in pelvic area, does it result in lymphedema? सी, इट ऑल डिपेंड्स कि किस ऑर्गन को आप दे रहे हैं, डिजीज कितना स्प्रेड है। यूजुअली रेडिएशन से लिम्फोडेमा तब तक नहीं होगा जब तक कि आपकी स्किन और सॉफ्ट टिश्यू डोज एक्सेसिवली जा रही है। अगर हम प्रॉपर तरह से रेडिएशन देंगे, जैसे आप पेल्विक एरिया में, यूरिनरी ब्लैडर में भी देते हैं, हम सर्वाइकल रीजन में भी देते हैं, सीए एंडोमेट्रियम में भी देते हैं, अगर हमारा उधर ही होगा तो लिम्फोडेमा नहीं होगा। लिम्फोडेमा तभी होता है जब डिजीज लोकली एडवांस रहता है, जो हमारे लिम्फेटिक्स को ब्लॉक कर देता है, वो उसकी वजह से लिम्फेडेमा होता है। रेडिएशन की वजह से आजकल जो इतनी एडवांस मशीन्स हैं, वो डोज क्लियरली पता चल जाता है, उतना डोज जाता ही नहीं है। तो रेडिएशन की वजह से लिम्फेडेमा नहीं होता, वो आपकी डिजीज की वजह से लिम्फेडेमा होगा जो कि लोकली एडवांस है। तो वो ग्रेजुअली इट गोज अवे विद रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी वंस यू स्टार्ट द ट्रीटमेंट। Understood, doctor. Thank you. And if a CRC patient with rectal cancer, and if when they undergo radiation therapy of that particular area, तो उसमें क्या बहुत ज्यादा बैक पेन होता है? देखिए, बैक पेन कैन बी बिकॉज ऑफ सेवरल थिंग्स इन रेक्टल कैंसर पेशेंट। इट कैन बी ड्यू टू इन्फेक्शन ऑल्सो, इट कैन बी ड्यू टू सर्जरी ऑल्सो इफ इट इज पोस्ट ऑप, इट कैन बी ड्यू टू डिजीज ऑल्सो, एंड डिजीज विच हैज बिकम लोकली एडवांस एंड इन्वेडिंग द nerves of that area। रेडिएशन की वजह से बहुत ज्यादा इस तरह से पेन नहीं होता, हल्का फुल्का अगर होगा भी तो इट इज रिवर्सिबल, इट गोज अवे आफ्टर द ट्रीटमेंट। अगर थोड़ा सा, अब कभी कभी क्या होता है, सीए रेक्टम में हमने डोज एक्सेसिव दे दिया तो रेक्टल अल्सर बनने के चांस होते हैं, ऐसे केसेस में पेन हो सकता है, पर उसका भी ट्रीटमेंट होता है। वंस वी गिव द ट्रीटमेंट इट गोज अवे, नॉट अ प्रॉब्लम। Okay, okay, understood. Right. Thank you. Very much helpful. And cycles, कैंसर टाइप के हिसाब से अलग अलग साइकिल्स होते हैं रेडिएशन थेरेपी के? ऑर्गन कितना सेंसिटिव है उसके लिए, उसमें कितना डोज देना है। जैसे ब्रेस्ट में हम लोग 50 ग्रे देते हैं, ऐसी हेड नेक में 70 ग्रे तक देते हैं, ब्रेन में 60 ग्रे तक देते हैं। तो अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग डोजेस रहते हैं, और डोज डिपेंड अपॉन द
हिस्टोपैथोलॉजी, स्क्वेमस में थोड़ा कम देंगे, एडिनो में ज्यादा देंगे, और ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द क्रिटिकल ऑर्गन्स आसपास क्या है, क्योंकि उनका भी हमें ध्यान रखना होता है, उनको डोज बहुत ज्यादा नहीं पहुंचनी चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं हाउ मच डोज इज टू बी गिवन टू दैट एरिया। Okay, thank you. Great doctor. Thank you for answering all the questions very patiently and आपने इतना सारा अपना नॉलेज शेयर किया रेडिएशन के ऊपर, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है, सो वी आर पार्ट ऑफ मेनी कम्युनिटीज वी हैव, जहाँ पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, और इतना डीप में जो आपने इनका आंसर किया है कि टेक्निकलिटीज में जाकर के मशीन्स के बारे में, टाइप ऑफ रेडिएशन थेरेपी के बारे में, और डोसेसेस के बारे में, साइकिल्स के बारे में, साइड इफेक्ट्स मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, सो वेरी हेल्पफुल। कई कई बार काफी मैंने देखा है कि रॉन्ग नोशंस होते हैं, जो इस वीडियो के थ्रू हमें पता चले कि क्या चीजें सही तरीके से हो सकती है। एंड वी रियली थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट फॉर टेकिंग टाइम आउट ऑन दिस वर्ल्ड कैंसर डे टू शेयर योर इनसाइट्स, एंड आई एम श्योर कि इससे कई पेशेंट्स और सर्वाइवर्स को हेल्प मिलेगी। और रेडिएशन एक थेरेपी काफी पेशेंट्स के लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट होता है, आपने जो इंसाइट्स दी उससे सबको बहुत ज्यादा हेल्प होगी, सो थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएटेड। थैंक यू फॉर कॉलिंग दिस प्लेटफॉर्म।